नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। मल्होत्रा हाउस में श्रेया और नंदिनी को वहां पर बैठाकर अब श्वेता कुछ टाइम के लिए सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाती है तो वो अपना फोन वहीं पर ही टेबल पर ही रखकर छोड़ जाती है, जहां श्वेता को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि उसे डिनर टेबल पर कौन कौन सी डिशेस पहले रखनी है और कौन कौन सी बाद में रखनी है। वो वहां पर वो सब अरेंज करवाने में लगी थी। जो कभी जब वहां पर अंजलि मामी होती थी तो अंजलि मामी इन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से संभाल लेती थी, लेकिन आज उसके एब्सेंस में ये सारा ही काम बड़े ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आज श्वेता संभाल रही थी। आज श्वेता को ऐसे काम करता हुआ एक पल के लिए भी ऐसा लग रहा था जैसे सच में अंजलि मल्होत्रा ही यहाँ पर काम कर रही है। वो ऐसी की ऐसी अपनी माँ की छवि दिख रही थी। जैसे ही श्वेता यहाँ पर नौकरों को ये सब इंस्ट्रक्शन दे रही थी तो सर्वेंट्स को कहती है कि जो खाना यहाँ पर बच्चों के लिए बनाया गया है उसे आप सबसे पहले सर्व करना, ताकि सबसे पहले बच्चों को खिलाया जा सके। जहाँ श्वेता सर्वेंट्स के साथ बिजी थी तो वहीं श्वेता के फोन पर अब लक्ष्य का कॉल आ रहा था। क्योंकि श्वेता वहाँ पर बिजी थी तो उसका फोन बार बार आ रहा था, जिससे अब श्रेया और नंदिनी का ध्यान भी अब उसके फोन की तरफ जाता है। श्वेता के फोन की स्क्रीन देखकर अब श्रेया और नंदिनी दोनों ही आंखों में अब कुछ बातें कर रही थी। तभी नंदिनी ने कहा कि फोन उठा लो वरना लक्ष्य यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर वो मजाक में ये सब कहती है क्योंकि श्वेता अभी भी अपने काम में ही बिजी थी। नंदिनी की ये बात सुनकर अब श्रेया के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। श्रेया और नंदिनी दोनों यही सोच रही थी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें श्वेता को भी आवाज लगाने की कोशिश की थी लेकिन शायद उसने सुनी नहीं, इसलिए अब वो दोनों यही सोच रही थी। तो अब श्वेता श्रेया के फोन को उठाती है। इससे पहले कि श्रेया हेलो कहती तभी उसके सामने से लक्ष्य की आवाज सीधे ही उसके कानों में आती है। लक्ष्य कहता है, क्या बात है श्वेता जी, आज फोन उठाने में काफी वक्त लगा दिया आपने। पता है मैं कितने बार आपको कॉल कर चुका हूँ, कहाँ बिजी हैं आप आजकल। लक्ष्य की ये बात सुनकर अब श्वेता मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अभी उसने कोई भी वर्ड नहीं बोला था। लक्ष्य अब दूसरी साइड से जब लक्ष्य को लगता है कि श्वेता अभी भी कुछ नहीं कह रही है तब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ श्वेता जी के मैं आपको कितना मिस करता हूँ, क्योंकि आप पता नहीं अपने काम में इतनी बिजी रहती हैं कि आपको शायद मुझसे बात करने का भी समय नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं हर पल हर काम में आपको याद करता हूँ। इससे पहले कि लक्ष्य अपनी बात को और भी ज्यादा रोमांटिक तरीके से कहता, उससे पहले ही अब श्रेया ने उसे बीच में ही रोकते हुए कह दिया कि अब इससे आगे कुछ मत बोलिएगा लक्ष्य जी, क्योंकि अब लक्ष्य की ये सारी बातों को सुनते हुए अब श्रेया को भी लग गया था कि कहीं अब लक्ष्य कुछ और भी ज्यादा रोमांटिक होते हुए कोई ऐसा शब्द ना बोल दे जिसके लिए यहाँ पर उनसे भी वो शब्द सुने ना जाएं। इसलिए अब श्रेया पहले ही लक्ष्य को रोक देती है, क्योंकि अब वो उसे बता देती है कि दूसरी साइड से अभी श्वेता नहीं है। श्वेता के फोन पर किसी और की आवाज सुनकर तो अब लक्ष्य एकदम हैरानी से ही पूछता है कि आप कौन हैं, श्वेता कहाँ है। लक्ष्य के इस सवाल पर अब श्रेया कहती है, आप गैस करो मैं कौन हूँ। इतना सुनने के बाद अब लक्ष्य सोचता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो श्वेता के फोन को ऐसे उठा सकता है। अब वो सोचने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तब दूसरी तरफ से श्रेया ही कहती है, एक्चुअली मैं मिसेज आकाश गुलेरिया हूँ। श्रेया की ये बात सुनकर अब लक्ष्य ने अपनी आंखें एकदम से ही बंद कर ली, क्योंकि अब उसे अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था कि उसने पहले ये चेक भी नहीं किया कि वो बात किससे कर रहा है। उसने तो बस फोन पिकअप होते ही अपने दिल की बातों को, दिल के अरमानों को ही सामने वाले के दूसरी तरफ वाले के सामने ही प्रस्तुत कर दिया। और अब फिर वो अपने सिर पर ही खुजाते हुए कहता है, क्या आप श्रेया गुलेरिया हैं, श्वेता की दोस्त। लक्ष्य की इस बात पर अब श्रेया कहती है, क्या बात है मिस्टर लक्ष्य, मैं आपसे बस आपके एंगेजमेंट के दिन ही मिली हूँ, उसके बाद भी आप मुझे जानते हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। श्रेया की ये बात सुनकर अब लक्ष्य कहता है, ऐसी कोई बात नहीं
श्वेता अक्सर आपका जिक्र किया करती है, इसलिए मुझे आपके बारे में पता है। लक्ष्य की इस बात पर अब श्रेया कहती है कि अच्छा, और क्या क्या कहती है श्वेता मेरे बारे में आपसे। इससे पहले कि श्रेया लक्ष्य को और भी कुछ कहती और भी ज्यादा चिढ़ाती, तब तक श्वेता भी उनके पास आ जाती है। जब श्वेता ने देखा कि उसके फोन पर श्रेया किसी से बात कर रही है तो एक पल के लिए तो श्रेया भी घबरा जाती है कि आखिर उसके फोन से श्वेता घबरा जाती है कि आखिर उसके फोन से श्रेया किससे बात कर रही है। अब श्रेया वहां पर उसके पास आती है और पूछती है कि किसका फोन है श्रेया। श्वेता के इस सवाल पर अब श्रेया कहती है कि खुद ही देख लो ना, अब ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ये कहते हुए ही अब श्रेया श्वेता को उसका फोन वापस दे देती है। श्वेता ने जब अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसके फोन पर उसे लक्ष्य का कॉल आया हुआ दिखाई दे रहा था। तो अब वो अपने उस फोन को अपने कान के पास ले जाकर कहती है, लक्ष्य जी आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ये कहते हुए ही बिना लक्ष्य का जवाब सुने ही श्वेता ने झट से अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि अब यहाँ पर नंदिनी और श्रेया दोनों ही अब उसकी कैसे टांग खिंचाई करने वाली थी। जैसे ही श्वेता ने फोन को डिस्कनेक्ट किया तभी नंदिनी श्वेता से कहती है, क्या हुआ श्वेता, बात क्यों नहीं की तुमने लक्ष्य से? क्या हम लोग यहाँ पर हैं क्या, इसीलिए तुमने लक्ष्य से बात नहीं की? अरे बेचारा बड़ा ही बेचैन हो रहा होगा तुमसे बात करने के लिए, एक बार उससे बात कर लो, शायद उसका भी दिल खुश हो जाएगा। नंदिनी की ये बात सुनकर अब श्वेता एकदम से शर्मा जाती है और वो कहती है कि मेरे ख्याल से अब हमें डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब श्वेता अच्छी तरह से जान गई थी कि अगर वो ऐसे ही इसी टॉपिक पर चलते रहे तो वो उसकी ऐसे ही टांग खींचते रहेंगे। इसलिए अब श्वेता ने भी बड़ी ही आसानी से टॉपिक को बदलने का सोचा और उसने सीधे ही डिनर के टॉपिक को उठा दिया था। श्वेता के चेहरे पर श्रेया और नंदिनी अभी भी दोनों ने ही उस ब्लश को देख लिया था जब नंदिनी उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कह रही थी, और वो दोनों भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अब वो दोनों मिलकर अब श्वेता को चिढ़ाने लगती है। एक तरफ जहां पर मल्होत्रा हाउस में ये सब तीनों अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, तो वहीं किशन मामा अभी भी पिंकी और यश के साथ नानी माँ के रूम में अब चले गए थे। नानी माँ अब किशन मामा से कहती है, कितने वक्त के बाद इस घर में चहल पहल सुनाई दे रही है ना, वरना इस घर से तो अंजलि क्या गई है, ऐसा लगता है कि इस घर की ही आत्मा चली गई है। सच में किशन, मैं तुझे बता नहीं सकती, जब से अंजलि इस घर में आई है ना, इस घर में एक जान आ गई है। और जैसे ही वो यहाँ से अभी गई है, देखो उसे गए हुए बस 10-12 दिन ही हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ही ये घर अब घर नहीं है। नानी माँ की ये बात सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, माँ आप सही कह रही हो, क्योंकि सच में आज यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में कुछ ऐसा ही लग रहा है। आज ये बच्चे आए हैं तभी यहाँ पर थोड़ी सी चहल पहल सुनाई दे रही है, लेकिन आप देखिए ना, इन बच्चों के आ जाने से ही अब ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में फिर से एक जान आ गई हो। किशन मामा पिंकी और यश से कहता है, क्या आज रात आप सभी यहीं पर रुक सकते हो? आप सब आज यहीं पर ही रुक जाओ। किशन मामा की ये बात सुनकर अब यश कहता है, आप हमारी मम्मा से इसके बारे में बात कीजिए। ये कहते हुए ही यश अब पिंकी के बालों को खींच लेता है। वो पिंकी को चिढ़ाना शुरू कर देता है और फिर अब वो उसे चिढ़ाते हुए वहां से उसके बालों को खींचकर वहां से भाग जाता है। तो वहीं पिंकी भी अब उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को पकड़ता हुआ देखकर अब नानी माँ कहती है, अरे बच्चों संभाल कर देखना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। नानी यहाँ पर बच्चों को अवेयर रहने के लिए कह रही थी। यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में रौनक ही रौनक थी। अब किशन मामा भी कहते हैं, माँ देखो ना, जब कभी क्रिश और श्वेता छोटे थे तो उनकी भी ऐसे ही नटखटपना होता था। इवन वो अब बड़े हो गए हैं तो भी उनकी ऐसी ही शरारतें होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी गुलेरिया हाउस में भी राजलक्ष्मी अभी अपनी ही उलझन में थी कि क्या उसे ओमकार के पापा को सब सच बता देना चाहिए, क्योंकि जब से उसने ओमकार के पापा की बात सुनी थी कि उसके फ्रेंड को कैंसर है और उसको उसके बेटे का बोन मैरो चाहिए है, इसलिए अब यहाँ पर राजलक्ष्मी इमोशनल हो गई थी। वो अब कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। वो एक पल के लिए सोच रही थी कि क्या उसे उसके चाचा को सब सच बता देना चाहिए या उसे इसके बारे में एक बार अनिका से बात करनी चाहिए।
यहाँ राजलक्ष्मी अभी भी अपनी ही कसम में थी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि यहाँ, क्योंकि अभी भी वो यही सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह की जान चली ना जाए, क्योंकि आज ही उसने एक ब्लड कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट को शुरू किया था और उसकी हालत कैसी थी वो राजलक्ष्मी देखकर अब उसका ध्यान ना चाहते हुए भी उसी बात पर जा रहा था कि उसकी वजह से कोई बेगुनाह ना मर जाए। बार बार उसके कानों में वही ओमकार के पापा की ही बात याद आ रही थी, इसलिए वो अब और भी ज्यादा परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आज राजलक्ष्मी का दिमाग अब दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ उसे ये लग रहा था कि उसे ओमकार के पापा को सब सच बताना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ उसे अनिका की बात याद आ रही थी, जिसमें अनिका ने कहा था कि जब तक वो ना चाहे ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ राजलक्ष्मी अभी अपनी ही सोच में थी, तभी उसके कानों में दरवाजे को नॉक करने की आवाज आती है। जब राजलक्ष्मी उस आवाज को सुनती है तब वो अपनी सेंस में आती है और अब वो दरवाजे को खोलती है। तो जब राजलक्ष्मी ने दरवाजे को खोला तो दरवाजे के सामने एक सर्वेंट खड़ा था, जो राजलक्ष्मी से कह रहा था, मैडम खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया गया है, आप आकर खाना खा लीजिए। सर्वेंट की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, क्या श्रेया और नंदिनी भाभी आ गई हैं? राजलक्ष्मी के इस सवाल पर अब वो सर्वेंट कहता है, मैडम वो दोनों तो आज मल्होत्रा हाउस गई हुई हैं, वो यहाँ नहीं है। सर्वेंट की बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, ठीक है आप जाइए, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। यहाँ राजलक्ष्मी अभी भी सोचने में लग जाती है कि दोनों ही भाभियां घर पर रहकर शायद बोर हो गई होंगी, इसलिए ही वो दोनों मल्होत्रा हाउस में शायद श्वेता से मिलने के लिए गई होगी। मन तो मेरा भी श्वेता से मिलने के लिए बहुत हो रहा था, लेकिन पता नहीं टाइम ही नहीं है। एक बार बस अनिका यहाँ पर आ जाए तो फिर हम सारी ही लड़कियां एक बार फिर से हैंग आउट करेंगे, क्योंकि सच में ये बिजी लाइफ तो कभी खत्म ही नहीं होती। राजलक्ष्मी भी अब यहाँ पर अपने उस चील को भी मिस कर रही थी कि काश उसके ऊपर भी वर्क का प्रेशर थोड़ा सा कम होता तो वो भी आज नंदिनी भाभी और श्रेयस भाभी के साथ जा सकती थी। वो सोचती है कि जैसे श्वेता के एंगेजमेंट के वक्त उन लोगों ने साथ में मिलकर कितना एंजॉय किया था, वैसे ही करेंगे। कितना वक्त हो गया है ना एक दूसरे से मिले हुए, और मुक्ता से मिले हुए तो पता नहीं कितना ही समय हो गया है, लास्ट टाइम उनसे तभी ही मिला गया था। राजलक्ष्मी अभी यही सोचकर फ्रेश होने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस में रोहित के पैलेस के टेरेस में यहाँ पर सर्वेंट ने अब तक सभी को ही डिनर सर्व करना शुरू कर दिया था, और अब जैसे जैसे खाना आ रहा था सभी अपने अपने टेबल पर धीरे धीरे अब सब डिनर को ले रहे थे कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज की टोन सुनाई दी। अनिका ने जब उस नोटिफिकेशन की आवाज सुनी तो अब वो अपना फोन निकालती है और देखती है तो उसमें इंस्पेक्टर अब्बास का मैसेज आया हुआ था। इंस्पेक्टर अब्बास ने उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, बॉटनी डिपार्टमेंट के बेसमेंट से रिलेटेड। वहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे ये शक है। इंस्पेक्टर अब्बास का ये मैसेज पढ़कर अब अनिका जवाब देती है कि थोड़ी ही देर बाद हम मिलते हैं। ये मैसेज टाइप करने के बाद अब अनिका उस इंस्पेक्टर अब्बास को वो मैसेज सेंड कर देती है। अनिका को फोन में ऐसे बिजी देखकर अब रोहित उसे इशारे में ही पूछता है कि अनिका सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि अनिका जब फोन पर टाइप कर रही थी तो रोहित को अनिका का चेहरा काफी ही सीरियस नजर आ रहा था, इसलिए चिंता जताते हुए अब रोहित इशारों में ही अनिका से पूछता है। जैसे ही अनिका की नजर रोहित पर गई तो उसने भी रोहित की नजरों में उस सवाल को अच्छे से पढ़ लिया था, इसलिए अब अनिका ने भी आंखों के इशारों से ही रोहित को जवाब दिया कि मिस्टर सब ठीक है, और फिर वो दोनों ही अब सबके साथ डिनर को एंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब उन सब ने अपना अपना डिनर फिनिश कर लिया तो फिर अब रिया कहती है, नानू लेट्स स्टार्ट योर लव स्टोरी, आई एम सो एक्साइटेड, नाउ इट्स योर टर्न। रिया की इस बात पर अब आर्यन भी कहता है कि अब चुप भी करो ना रिया, हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं, नानू की स्टोरी को ही तो सुनने के लिए आए हैं ना, तो प्लीज थोड़ा सा शांति रखो, नानू को भी थोड़ा सा समय दो ना। आर्यन क्योंकि बार बार सुबह से ही ये सब सुनकर अब इरिटेट हो चुका था, इसलिए आर्यन ने रिया को सीधा ही ये कह दिया। आर्यन और रिया के इस बीच की बातें इससे पहले कि उनकी नोकझोंक में बदल जाती कि तभी अलेक्जेंडर ने उन दोनों को कहा, तुम दोनों ही चुप हो जाओ और अब कोई भी नहीं बोलेगा, अगर तुम अब एक शब्द और बोलोगे तो तुम्हारी फाइट जरूर पक्का तय है। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर तो प्रिंसेस लतिका भी कहती है, क्यों क्या हुआ?
हम तो बोलेंगे ही, आप हमें चुप नहीं करवा सकते हो। प्रिंसेस लतिका की इस बात पर अब अलेक्जेंडर उसे घूरते हुए कहता है कि मैंने बस इतना ही कहा है, प्लीज अभी के लिए हम सब चुप हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो हमें नानू कुछ बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम ही चुप नहीं होंगे तो नानू फिर हमें शायद कोई स्टोरी ही ना सुनाए। बच्चों के बीच की ये बातें सुनकर तो अब वहाँ पर सभी के चेहरे पर ही एक स्माइल आ जाती है कि तभी अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी आंखों में सपने थे, आसमान में उड़ने के। वो अपने डेडिकेशन से अपने हर सपने को पूरा करना चाहती थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ये कहानी 30 साल पुरानी है। ये कहते हुए अब करण गुलेरिया अंजलि की तरफ देखते हैं, क्योंकि अंजलि भी इस कहानी को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि अंजलि तो खुद स्वाति मल्होत्रा की फ्रेंड थी। अब अंजलि की तरफ देखते हुए करण गुलेरिया उनकी आंखों ही आंखों में अंजलि से एक परमिशन मांगते हैं कि क्या वो आगे बताएं, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही करण अपनी कहानी सुनाएंगे उसमें अंजलि को राजीव की याद जरूर आएगी, क्योंकि ये कहानी इन चारों की ही थी। इसलिए वो पहले कहीं अंजलि को बुरा ना लगे उससे उस आंखों ही आंखों में उससे परमिशन मांगते हैं। और वो सोचते हैं कि पता नहीं वो कैसे खुद को आज संभाल पाएगी, क्योंकि आज उसके जख्म फिर से हरे होने वाले थे। जब अंजलि ने करण की आंखों में देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अब अपनी पलकों को झपकाकर किरण को इशारा दे दिया था कि वो अब अपनी कहानी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अंजलि के इस रिएक्शन पर अब करण के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और फिर वो अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, 30 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में, अब तक स्वाति मल्होत्रा को इस कॉलेज में थोड़ा सा वक्त हो गया था, लेकिन अब तक करण और स्वाति की मुलाकात नहीं हुई थी। करण के बारे में पूरे कॉलेज की ही लड़कियां जानती थी कि करण गुलेरिया भले ही राजीव गुलेरिया के भाई थे, लेकिन वो राजीव गुलेरिया से बिल्कुल ही अपोजिट थे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि स्वाति के कानों में करण का नाम ही नहीं आया हो। ऐसा नहीं था कि हमेशा बस वहाँ पर कॉलेज में राजीव गुलेरिया के ही किस्से हो। कॉलेज की ज्यादातर लड़कियां तो करण गुलेरिया के साथ ही रिलेशनशिप में आना चाहती थी, क्योंकि राजीव का नेचर तो सभी को पता था कि वो कैसे हर बार लड़कियों को चेंज कर देता था, लेकिन करण इन सबसे उससे एकदम से विपरीत था। वो सारी ही लड़कियां करण के बैच की लड़की हो या फिर कोई नए बैच की, वो सब करण के साथ ही रिलेशन में आना चाहती थी। कॉलेज में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें गर्ल्स वर्सेस बॉयज का फुटबॉल मैच अनाउंस हुआ था, जहां पर बॉयज टीम को लीड उस समय पर करण गुलेरिया कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गर्ल्स टीम को स्वाति मल्होत्रा लीड कर रही थी। यहाँ राजीव गुलेरिया को पूरा विश्वास था कि उसका भाई ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि राजीव गुलेरिया अपने भाई की इस एज ए प्लेयर वो उसे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मानता था। वो अच्छी तरह से जानता था कि करण को हराना बड़ा ही नामुमकिन था, इसलिए वो अब स्टेडियम में उसको चीयर ना करते हुए वो सीधा ही अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी हो गया था, क्योंकि इस समय वो अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता था जिस पर वो पहले से ही लगा हुआ था। तो वहीं अब तक फुटबॉल मैच की पूरी ही तैयारियां हो गई थी, जहां स्टेडियम में बैठकर अंजलि यहां पर स्वाति मल्होत्रा को ही चीयर करती है कि तभी उनके कानों में पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की अंजलि जब स्वाति को चीयर कर रही थी तो वो पीछे से कहती है कि तुम कितना भी अपनी फ्रेंड को चीयर कर लो, लेकिन जीतेगा तो यहाँ पर करण गुलेरिया ही। उस लड़की की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है कि बिना मैच खत्म हुए ही आप कैसे डिसाइड कर सकती हो, एक बार मैच पूरा तो हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं फैसला किसके फेवर में जाता है। जब तक तुम मेरी फ्रेंड का मैच नहीं देख लेती तब तक तुम डिसाइड भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने अब तक एक तरफा ही मैच देखा है। जब तुम दोनों तरफा का मैच देखोगी तब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन नहीं, इसलिए उससे पहले तुम अभी चुपचाप बैठो। यहाँ बस एक अंजलि ही थी जो बस स्वाति को ही चीयर कर रही थी, क्योंकि स्वाति यहाँ पर इस कॉलेज में नहीं थी। किसी ने भी अब तक स्वाति मल्होत्रा के इस फुटबॉल मैच को नहीं देखा था, इसलिए सब यहाँ पर करण गुलेरिया के मैच की स्किल्स को तो अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि इतने समय से जब भी यह टूर्नामेंट होता था तो करण गुलेरिया और उसकी टीम ही इस मैच में हमेशा से ही जीतती थी। लेकिन आज यहाँ पर उन्हें टक्कर देने के लिए स्वाति मल्होत्रा मौजूद थी।
पूरा कॉलेज बस यही जानता था कि करण गुलेरिया को फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि लगातार उसने अपनी जीत को कायम किया हुआ था। यहाँ फील्ड में जब करण ने पहली बार जब स्वाति को देखा था तो तब स्वाति को वो देखकर तो करण गुलेरिया अपनी जगह पर ही एकदम से ही फ्रीज हो गए थे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में ही करण ने स्वाति मल्होत्रा को पहली बार देखा था। स्वाति मल्होत्रा को वहां पर पहली बार देखकर करण को ऐसा लगा था कि क्या सच में ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है, क्योंकि इतने समय से तो मैंने इस लड़की को कभी भी अपनी कॉलेज में नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले कभी उसकी नजर स्वाति मल्होत्रा पर गई ही नहीं थी, क्योंकि स्वाति भी खुद अपनी लैब में ही ज्यादा बिजी रहती थी, वो भी अपने एक्सपेरिमेंट में लगी रहती थी। करण उस समय स्वाति को देखकर ऐसे फीज हो गए थे कि वो ये भी भूल गए थे उस समय कि वो अब यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड पर खड़े हैं, उन्हें यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए वो आए हुए हैं। स्वाति मल्होत्रा को देखकर तो करण उसे ऊपर से नीचे तक ही देखते जा रहे थे और उसे निहारे जा रहे थे, और उन्हें देखकर अब ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसी वक्त स्वाति के ही सामने अपना दिल ही हार गए थे, क्योंकि ये उनका सिर्फ एक फर्स्ट अट्रैक्शन था, जिसमें ही ऐसा लग रहा था कि वो बस अपना दिल ही उसको दे चुके थे। जो करण गुलेरिया हमेशा से ही अपने इमोशंस को बड़े ही कंट्रोल कर रखता था, क्योंकि जब इतनी सारी ही कॉलेज की लड़कियों का और स्टाफ का जब खुद करण गुलेरिया थे, लेकिन कभी भी तब भी उन्होंने अपने इमोशंस को बड़ा ही काबू में किया हुआ था। वो आज तक किसी के ऊपर इस तरह से नहीं फिसले थे जितना वो स्वाति मल्होत्रा को देखकर आज महसूस कर रहे थे। आज तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सामने एक लड़की को अपने मन की बात बता दे कि तभी उनके कानों में एक रेफरी की सीटी की आवाज आती है। रेफरी की सीटी जब करण के कानों में आती है तब वो एकदम अपनी सेंस से बाहर आते हैं, और फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अब वो फिर वहां पर खेलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब मैच स्टार्ट हो चुका था। जहां पर स्वाति लगातार एक के बाद एक ही गोल करते हुए जा रही थी, तो वहीं करण गुलेरिया ने अब तक एक भी सक्सेसफुल गोल नहीं किया था। करण गुलेरिया का खुद इतना दबदबा था, लेकिन आज करण को यहां पर ऐसे करते हुए अब सभी निराश हो रहे थे। ये देखकर तो पूरे स्टेडियम शौक था कि आखिर क्या वजह हो सकती है। पूरे स्टेडियम में करण को आज इस तरह से देखकर पूरा का पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उस स्टेडियम में सिर्फ एक अंजलि की आवाज और उसकी तालियों की आवाज ही पूरे स्टेडियम में आ रही थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा इतना था कि अंजलि की आवाज पूरे स्टेडियम में आज उस समय गूंज रही थी, और फिर अब सभी धीरे धीरे अब अंजलि के साथ ही अब वो भी स्वाति को चीयर करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने भी जब स्वाति के गेम को देखा तो उन सब की भी आंखें फटी की फटी नजर आ रही थी। उनमें से तो कुछ ने बोलना भी शुरू कर दिया था कि अब होगा मुकाबला टक्कर का, क्योंकि एक तरफ जहां पर करण गुलेरिया फुटबॉल के इतने अच्छे प्लेयर थे, तो आज स्वाति के गेम को देखकर भी अब सबको लगने लगा था कि इन फ्यूचर अगर दोबारा से फिर से ऐसा कोई मैच होगा तो उन्हें करण के बराबर में एक टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन ये टक्कर तो वो आज भी देख सकते थे, लेकिन आज तो यहाँ पर करण का हाल कुछ और ही था। आज उन्हें करण की तरफ से कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी थी, तो कुछ बड़े ही उदास हो रखे थे, क्योंकि वो करण को आज पहली बार हारते हुए देख रहे थे। बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो उसे हराना चाहते थे। वो आज बड़े ही खुश हो रहे थे कि आज वो किसी लड़की के हाथों से हारने वाला था। कुछ ही देर में स्वाति मल्होत्रा और उसकी पूरी ही टीम अब ये मैच जीत चुकी थी। यहाँ करण गुलेरिया के चेहरे पर अपनी हार का दुख नहीं था, बल्कि स्वाति की जीत की खुशी थी, क्योंकि आज उसे भी आज अपनी हार पर आज उसे अपनी हार पर भी बड़ी ही खुशी हो रखी थी, क्योंकि आज स्वाति मल्होत्रा मैच जीती थी। जिस लड़की को उसने सिर्फ आज ही देखा था, उसी की जीत पर आज वो बड़ा ही खुश था। जब स्वाति और उसकी टीम का नाम ट्रॉफी के लिए अनाउंस हुआ था, तो तब स्वाति अपनी पूरी ही टीम के साथ अपनी ट्रॉफी लेने के लिए गई थी, और वो जीत का क्रेडिट अपनी टीम को देती है और फिर वो नीचे उतरती है। तो उसने अब अंजलि को जब वो अंजलि के पास आती है तो वो अंजलि को जोर से हक करते हुए कहती है, मुझे पता था कि तब अंजलि कहती है कि मुझे पता था स्वाति कि तुम ही जीतोगी। अंजलि को गले लगाने के बाद अब स्वाति भी कहती है, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए ही अब स्वाति अंजलि को वहां से लेकर कॉलेज से बाहर निकलने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी कॉलेज के लैब में काम कर रहे राजीव गुलेरिया को जब पता चला कि उसका भाई आज पहली बार हार गया है, तो उसे उन बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसका भाई कैसे हार सकता है।
उसने जब उस लड़के से पूछा कि जिसने उस करण गुलेरिया की हार की खबर दी थी, क्योंकि जब राजीव यहाँ पर काम कर रहा था तो उन्हीं का एक दोस्त भागते हुए वहाँ पर राजीव गुलेरिया के पास आता है और वो उसे कहता है कि आज तो यार गजब हो गया, तुम्हारा भाई आज पहली बार किसी टूर्नामेंट में हार गया। जब कर राजीव गुलेरिया ने ये बात सुनी तो उसे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि करण की हार हुई है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि अपोजिट टीम को कौन लीड कर रहा था, क्योंकि मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि कॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने मेरा भाई कभी हार जाए। इसलिए मुझे ये बताओ कि उसे लीड कर कौन रहा था। राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब वो लड़का कहता है कि वो नए बैच की कोई स्टूडेंट है ना, जिसने हमें रैगिंग करने से रोका था, वही लड़की थी। उस लड़के की बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया जल्दी से लैब से बाहर निकल जाता है और फिर वो पूरे ही कैंपस में अब करण गुलेरिया को ही ढूंढने में लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक पार्किंग एरिया में स्वाति और अंजलि दोनों ही वहां पर आकर वेट करने लगती है कि तभी स्वाति की नजर अपने सामने खड़े हुए करण गुलेरिया पर जाती है, क्योंकि करण गुलेरिया वहां पर पहले से ही मौजूद था। जैसे ही स्वाति की नजर उस पर जाती है तो उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स थे और पेस्ट्री भी थी और उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। करण गुलेरिया स्वाति के पास जाकर कहते हैं कि ये सब आपके लिए हैं। करण के इस एक्शन पर स्वाति मल्होत्रा अपने दोनों ही हाथों को फोल्ड करके अपनी एक आईब्रो को ऊपर करते हुए कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पहला इंसान देखा है जो अपनी ही हार को सेलिब्रेट कर रहा है, और वो भी अपने ही कंपटीटर के साथ, क्योंकि शायद तुम भूल गए हो कि आज मैंने ही तुम्हें हराया है। स्वाति मल्होत्रा भी करण से उस दिन पहली बार ही मिली थी। स्वाति मल्होत्रा की इस बात का जवाब इससे पहले करण गुलेरिया देते, तभी उन दोनों के ही कानों में अंजलि की आवाज आती है और वो कहती है, स्वाति जल्दी चलो ना, हम लेट हो रहे हैं। अंजलि की आवाज को सुनकर अब स्वाति करण को एक तेज लुक देती है और फिर वो उसे इग्नोर करते हुए अंजलि के साथ वहां से चली जाती है और फिर वो दोनों ही एक साथ जाकर गाड़ी में बैठकर कॉलेज से निकल जाती हैं। यहाँ करण गुलेरिया अभी भी अपने हाथों में लिए हुए उस बुके और उस पेस्ट्री को देखता ही रह जाता है और फिर वो अब अपने मन में ही सोचता है, ये तो मुझे इग्नोर करके चली गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। करण गुलेरिया इस वक्त बस स्वाति मल्होत्रा के बारे में ही वहां पर खड़े खड़े सोचते हैं, तभी उनकी नजर सामने खड़े राजीव गुलेरिया पर जाती है, जो काफी देर से बस उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि राजीव गुलेरिया को भी आज अपने भाई का व्यवहार कुछ अजीब ही लग रहा था। राजीव गुलेरिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसने उसके भाई को इतनी बुरी तरह से एक मैच में हराया है, उसका भाई उसी के लिए पीछे ही ऐसे लट्टू होकर घूम रहा है, क्योंकि राजीव गुलेरिया ने भी आज से पहले अपने भाई का ऐसा रूप नहीं देखा था। राजीव गुलेरिया से जब करण की नजर राजीव पर जाती है तो वो उससे अपनी नजरों को चुराते हुए करण अब उसे इग्नोर करते हुए वहां से जा रहा था कि तभी उसके कंधे पर राजीव गुलेरिया ने अपना हाथ रखते हुए कहा, रुको एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही करण को आभास होता है कि राजीव उसे रोकना चाहता है तो करण वहीं पर ही रुक जाता है, लेकिन वो समझ गया था कि अब उसे अपने भाई को सारे ही सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि उसके भाई ने अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ कि वो कैसे स्वाति मल्होत्रा को यहाँ पर बुके दे रहा था, वो सब कुछ करते हुए देख लिया था। और करण गुलेरिया ये भी समझ गया था कि अब तक राजीव के दोस्तों ने उस तक ये खबर भी पहुंचा दी होगी कि वो टूर्नामेंट हार चुका है। इसलिए करण अच्छी तरह से जानता था कि अब उसके भाई राजीव गुलेरिया के उससे कौन से ही सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो अपने भाई की बात को भी नहीं टाल सकता था। इसलिए जैसे ही राजीव गुलेरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो भी वहीं पर एकदम से ही वहीं पर ही खड़ा हो गया था।